भाजपा अपने ही सहयोगियों का समर्थन नहीं जुटा पा रही है। इसके लिए एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए नायडू ने एक बड़ी कीमत मांग ली है। कहा जा रहा है कि अगर ये कीमत नायडू को दी गई, उसके बाद ही नायडू उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, यानी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। ऐसे में क्या कीमत मांगी है नायडू ने, इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, नायडू उम्मीदवार के समर्थन के लिए एक कीमत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें ये दिया जाएगा तभी हम सपोर्ट करेंगे, तो वो कीमत क्या है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू के पास आज की तारीख में 18 वोट हैं, 16 लोकसभा और 2 राज्यसभा में। चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे अब प्रेशर बनाने की स्थिति में आ गए। वो प्रेशर बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर हमारी मांग मानी जाती है तो। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली वो आए थे और दिल्ली आकर उन्होंने पहले राधाकृष्णन से मुलाकात नहीं की, जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनसे मुलाकात नहीं की। सबसे पहले वो पहुंचे निर्मला सीतारमण के पास। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं वो उनके हाथ में हैं। तो वहां जाकर चंद्रबाबू नायडू ने जो अमाउंट बोला है वो अमाउंट बहुत बड़ा है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि हमको आंध्र प्रदेश के लिए 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि हमको लंबित परियोजनाओं का विकास करना है, हमको वहां पर काम करना है, तो आप हमें 5,000 करोड़ रुपए दीजिए। किसी भी केंद्र सरकार के लिए राज्य को पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी जब आप घटक दल हैं, आप गठबंधन में हमारे साथ शामिल हैं। ये पैसा अगर हेमंत सोरेन मांगते तो उसके मिलने की उम्मीद कम होती, लेकिन क्योंकि नायडू ने मांगा है, घटक दल है, और सबसे बड़ी बात है इस अमाउंट को मांगने की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, 9 सितंबर को मतदान होना है, नामांकन हो चुका है, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अचानक ये डिमांड रख देते हैं। अगर उनको ये डिमांड पहले से करनी होती, ऐसा तो नहीं है कि ये विकास परियोजनाएं पहले से चल रही थी, बीच में ठप पड़ गई तो उसके लिए वो पैसा मांग रहे हैं। ये पैसा वो पहले भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद इस अमाउंट को बचा कर रखा था मौके के लिए कि ऐसा मौका आएगा तब हम इसकी डिमांड करेंगे। अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जिताने के लिए 392 वोटों की जरूरत है। सीधे तौर पर जो नंबर गेम है, अगर अभी सब कुछ ठीक ठीक जोड़ा जाए, सारे सहयोगियों को जोड़ लिया जाए, जगन मोहन रेड्डी को जोड़ लिया जाए, तो यह आंकड़ा 422 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि नायडू के 18 वोट हैं, अब अगर नायडू को ये अमाउंट ना दिया जाए, नायडू की बात न सुनी जाए, तो फिर खेल बदल सकता है। 18 वोट कम हो सकते हैं उसमें, पहली बात। और अभी जगन को आप बहुत ज़्यादा अपने साथ नहीं मान सकते। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जब निर्मला सीतारमण के पास पहुंचे, वहां उनकी जो भी मुलाकात हुई हो, जाहिर सी बात है वो मुलाकात की जो बातें होती हैं वो बाहर नहीं आती हैं, लेकिन उसके बाद फौरन चंद्रबाबू नायडू निकले और वो पहुंच गए सीपी राधाकृष्णन के पास मिलने के लिए। वहां उन्होंने उनको अपना सपोर्ट दिया और बाहर आकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बातें चल रही हैं वो कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। फिर एक मुद्दा वहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी 4 दिन पहले भी एक चर्चा में मैंने जिक्र किया था कि तमिल अस्मिता का मुद्दा उठा, तो चंद्रबाबू नायडू ने उस पर गोलमोल करके जवाब दे दिया। यानी कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू इस चुनाव में, इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर अभी 5,000 करोड़ ले लिया तो ले लिया, वरना अगर कहीं बिहार का जो चुनाव चल रहा है, बिहार के चुनाव का नतीजा अगर एनडीए के खिलाफ चला गया और नीतीश कुमार की पार्टी टूटी, नरेंद्र मोदी दिल्ली में कमज़ोर हुए, तो वैसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? अच्छा, इस बीच खबरें ये भी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी को डाउट क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी का जो डाउट नायडू पर था वो इस वजह से भी था क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू जो हैं, इनके बीच में फ़ोन पर बात हो रही है, हॉटलाइन पर बात हो रही है, और ये बातचीत रेवंत रेड्डी करवा रहे हैं। जब ये खुलासा हो गया तो दिल्ली तक हिल गए सब लोग। भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि कहीं वाकई ऐसा सच तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू पिछले 1 साल में जब भी कोई ऐसा मौका आया है तो उन्होंने अपनी एक अलग लाइन ले ली है। चाहे मैं बात करूं वक्फ बिल की, चाहे मैं बात करूं एसआईआर की, डिलिमिटेशन की, और चाहे अभी हाल में जो उन्होंने एक बयान दिया किसान सम्मेलन में ट्रंप के टैरिफ को लेकर, उन्होंने उसका खोलकर विरोध किया था। जब पूरी की पूरी भाजपा इस पर चुप थी तब भी नायडू इस पर बोल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन तमाम विरोधों को तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। जाहिर सी बात है कि धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ,
इस्तीफा क्यों हुआ उसके पीछे बीमारी बताई गई, स्वास्थ्य कारण बताया गया। लेकिन आप याद कीजिए कि धनखड़ साहब ने राज्यसभा में खड़े होकर अपना इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने सांसदों से ये नहीं कहा कि ठीक है बहुत अच्छा सफ़र रहा और अब मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी के बाद उनका इस्तीफा हो जाता है, यानी खुलकर कोई भी बात सामने नहीं आती है। अब जब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है तो नया उपराष्ट्रपति चुनना है, अपना उम्मीदवार उतार भी दिया है। और ऐसे में अगर आप सोच कर देखिए कि एक एक वोट की जहां कीमत है, पूरा जो खेल है वो 30 से 32 वोटों का है। वो खेल भी हमने दर्शकों को बताया है कि किस किस तरीके से वो खेल हो सकता है। आज की तारीख में 360 वोट इंडिया के पास हैं और 422 वोट इनके पास है। अगर इनके 30 वोट भी कम हो गए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। और उनको अगर 30-32 प्लस हो गए तो उनके साथ चीज़ें ठीक हो सकती है। और बहुत से दल इसमें हैं। पूरा जो दारोमदार है वो दक्षिण के राज्यों पर निर्भर करता है, चाहे वो वाईएसआर हो, चाहे वो नायडू हो, और चाहे फिर आप उड़ीसा में नवीन पटनायक की बात कर लें। नवीन पटनायक के पास लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा में 8 सांसद उनके पास हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर इस चुनाव का है। लेकिन क्योंकि अब नायडू खुद दिल्ली पहुंचे, उन्होंने निर्मला सीतारमण से बात की और जाहिर तौर पर निर्मला सीतारमण ने उनको ये आश्वासन दिया होगा कि हम आपके बजट के लिए काम करेंगे और हम आंध्र प्रदेश की पूरी मदद करेंगे। उसी के बाद चंद्रबाबू नायडू राधाकृष्णन से मिलने के लिए गए हैं। आप ये देखिए कि इस एक हफ्ते में, ये जो हफ्ता गुजरा है, इसमें नायडू का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। इसके पहले भी वो दिल्ली गए थे और उनके तमाम जो सांसद हैं वो भी उनके साथ थे वहाँ पर। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, जो तस्वीर एनडीए की मीटिंग की है। आप उसमें एनडीए के नेताओं के चेहरे पर जो मायूसी है, जो उदासी है, उसको आप देख सकते हैं। उसको देखकर ये लगता है कि वाकई इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में चीज़ें गड़बड़ हैं। अब इसके लिए चाहे नीतीश को मैनेज करना पड़े, और नीतीश को उन्होंने मैनेज कर भी लिया। नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, वहाँ उन्होंने हर जगह नीतीश कुमार को अपने साथ रखा। आप चाहे उस फ्लाईओवर के ऊपर देखिए, मंच के ऊपर देखिए, उस रोड शो में देखिए, तो नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नीतीश कुमार को अपने साथ दिखाने की कोशिश करते रहे। और दूसरा आज चंद्रबाबू नायडू, यानी ये जो दो मजबूत पिलर आप कह सकती हैं, जो बैसाखियां हैं, जो ये सरकार की, जिनके भरोसे पर, जिनके कंधे पर सरकार चल रही है, इनको खुश किया जा रहा है। और अब चंद्रबाबू नायडू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो समर्थन करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का। लेकिन अभी भी जो गेंद है वो पूरी तरीके से निकली नहीं है, वो मामला फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि मामला इसलिए फंसा है कि नायडू का जो राजनीतिक इतिहास है वो हमेशा ऐन मौके पर गच्चा देने का रहा है। ऐन मौके पर वो बदल जाते हैं। आप भले ही नीतीश कुमार को ये मानती हो कि नीतीश कुमार बहुत बड़े पलटी मार हैं, पलट जाते हैं, लेकिन नायडू उससे भी आगे हैं। तो नायडू पूरी मदद ले रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले 1 साल में नायडू ने बहुत बड़ा बजट